ठीक है, परक्यूसिट के बारे में पढ़ेंगे फिर से, और उसमें जो छूट गए हैं अभी वो कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसमें हम लोग इसके न्यूमेरिक्स भी करेंगे, परक्यूसिट पहले एक रिवाइज कर लेते हैं। परक्यूसाइट होता क्या है, पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं परक्यूसाइट हम पढ़ के आ रहे थे। परक्यूसाइट होता है एनी बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय, ठीक है ना, विच इज नॉट मॉनिटरी टर्म्स, ठीक है ना। तो जो भी बेनिफिट प्रोवाइड करा जा रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है अपने एम्प्लॉय को, मॉनिटरी बेनिफिट को छोड़ करके इन काइंड बेनिफिट दे रहा है, तो वो सारे के सारे बेनिफिट जो होते हैं वो परक्यूसिट कहलाते हैं। लेकिन किसी किसी कंडीशन में कैश प्रोवाइड किया हुआ बेनिफिट भी परक्यूसिट कहला जा सकता है। उस केस के बाद हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था ऐसे कौन कौन से बेनिफिट है। पहले हमने मेडिकल फैसिलिटी के बारे में बात की थी। अगर कोई मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा रही है, उसमें बोला जा रहा है कि भैया आप जाके कहीं पे भी एडमिट हो जाओ और अपना इलाज करवा देना, हॉस्पिटल को हम पेमेंट कर देंगे, या आप अपना आप इलाज करा लो, हमसे पैसे ले रहे हैं। ये दोनों ही किस्म की चीजें को परक्यूसिट बोला गया, मेडिकल फैसिलिटी कही गई है। किस केस में वो आपके लिए आपकी इनकम का पार्ट बनेगी, किस कंडीशन में पार्ट इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। अगर आपने गवर्नमेंट इंडिया में इलाज करवाया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाया, या अपने मतलब ओनर के हॉस्पिटल में करवाया, या किसी अप्रूव्ड हॉस्पिटल में करवाया जो गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है, तो जो भी पैसा खर्च करा है आपके एम्प्लॉयर ने आपके ऊपर, वो उसका कोई भी पार्ट आपकी सैलरी में नहीं जुड़ेगा, नॉट टैक्सेबल। लेकिन किसी और हॉस्पिटल में करवाया तो 15,000 रुपए तक करवाया तो कोई बात नहीं, उससे ऊपर होगा तो टैक्सेबल होगा। अगर इंडिया के बाहर खर्चा हुआ है, तो अगर ट्रीटमेंट और लॉजिंग जो इंडिया में भी हो रहा था, वही खर्चा अगर हुआ, वो खर्चे का जो खर्चा आया है, उसका जो अलाउ होगा, मतलब जो आपकी सैलरी में नहीं जुड़ेगा, जो भी लिमिट आरबीआई ने सेट की होगी उतना। लेकिन जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हुआ है, वो अगर ऐड आपके में हो सकता है, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपए से पर ईयर ज्यादा है, उस खर्चे को हटाने के बाद, उस एक्सपेंसेस को हटाने के बाद जो बचेगा आपके 2 लाख रुपए से ग्रॉस इनकम ज्यादा, तो आपके में वो टैक्सेबल हो जाएगा, अदरवाइज वो नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। ये मेडिकल फैसिलिटी में देखा था हमने। फिर हमने पढ़ा था स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है? कंपनी का डायरेक्टर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होता है। ऐसा एम्प्लॉय जिसके पास 20% से ज्यादा वोटिंग राइट है आपकी कंपनी में, वो भी आपका क्या होगा, बंदा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएगा। जो कोई ऐसा एम्प्लॉय जिसे 50,000 से ऊपर बेनिफिट मिल रहे हैं, वो भी हमारा क्या होगा, स्पेशल एम्प्लॉय कराएगा। लेकिन उसमें से ये हटा दो, नॉन टैक्सेबल या एग्जेम्प्टेड मॉनिटरी बेनिफिट, उन्हें और परक्यूसिट को हटाने के बाद। इसके बाद अनफर्निश्ड एकोमोडेशन हमने पढ़ा था। ये फैसिलिटी अगर किसी एम्प्लॉय को प्रोवाइड करी जाए, मतलब किसी को घर दे दिया जा रहा है कि रह लो वहां पे जाकर के, अनफर्निश्ड है वो, लेकिन उसमें अगर गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो जितनी भी लाइसेंस फीस है उतना। और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो अगर एम्प्लॉयर ने अपने घर में, अपना ओन्ड घर है, उसमें जाकर के एम्प्लॉय को रहने के लिए बोला है, तो वहां की पॉपुलेशन के बेसिस पे आप उसकी सैलरी का 7.5% तक टैक्सेबल हो जाएगा, उसकी सैलरी में जुड़ जाएगा। अगर 10 लाख रुपए, 10 लाख की पॉपुलेशन से कम है उस लोकेशन की, उस लोकेशन की जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख रुपए से 10 लाख से कम है, तो 7.5% ऑफ द सैलरी। 10 और 25 से बीच में है तो 10%, और 25 लाख ऊपर से है, 25 लाख से ऊपर है तो 15%। अगर एम्प्लॉयर ने अपने अपना कोई जगह हायर करी और आपको रहने के लिए दे दी, आपके एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए दे दी, तो जितना वो रेंट पे कर रहा है या उसकी बेसिक उसकी सैलरी का 15%, विच एवर इज लोअर, जो भी अमाउंट लोअर आएगी उतना अमाउंट उसके सैलरी में ऐड हो जाएगा, ऐसे प्रोसेस। अगर फर्निश हाउस दिया है, तो जो फर्निश हाउस है, जितना ही फर्नीचर वहां पे लगा हुआ है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट का 10%, अगर वो अपने अपना है, तो अगर ओनर ने अपना इस्तेमाल करने के लिए दिया है, तो 10% ऑफ द एक्चुअल अमाउंट वो आपकी सैलरी में परक्यूसिट बन जाएगा। नहीं तो अगर हायर्ड करके दिया है, तो जितना भी उसका वो रेंट दे रहा है, ओनर रेंट दे रहा है आपके मतलब उसके बिहाफ पर, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो अमाउंट क्या हो जाएगी आपके लिए परक्यूसिट। लेकिन अगर आपसे कुछ रिकवर किया जा रहा है, उसे मैनेज कर लो, वो आपका कंसेशन बिट बन जाएगा। फिर मैंने होटल वगैरह फर्नीचर आइटम के ये बताए थे, कल बताए थे आपको। उसके बाद सैलरी। इस केस में सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी इंक्लूड्स पे, बेसिक पे मतलब अलाउंसेस, बोनस और कमीशन पेबल मंथली और अदरवाइज एनी मॉनेटरी बेनिफिट बाय व्हाटएवर नेम कोड फॉर वन और मोर एम्प्लॉयर एज द केस में बी, हाउ इट डज नॉट इंक्लूड फॉलोइंग आइटम। मतलब इनको छोड़ करके सारी चीजें जुड़ेंगी जो भी मॉनेटरी बेनिफिट आपका एम्प्लॉयर आपको पे कर रहा है। वो जो 7.5% जो हम ये बात कर रहे थे कि ये जो 7.5% सैलरी, 10% ऑफ द सैलरी, इस सैलरी का मतलब क्या है? तो वो ये बताया जा रहा है, इनको इंक्लूड नहीं करना। देयरस अलाउंस इफ पे अनलेस इट एंटायर इनटू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सुपरन्यूशन, अगर उसमें आ रहा है तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो उसे हटा लो। अलाउंसेस व्हिच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट टू टैक्स, जो अलाउंसेस जिसके ऊपर टैक्स नहीं दिया जाएगा वो। वैल्यू ऑफ परचेज स्पेसिफाइड इन द 17 सबसेक्शन 2, मतलब 17 जो परक्यूसिट की डेफिनेशन, जो भी परक्यूसिट होते हैं उन्हें हटा दो। एनी पेमेंट और एक्सपेंडिचर स्पेसिफाइड एक्सक्लूडिंग अंडर द प्रोविजन टू दी 70, दैट इज पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम स्पेसिफाइड देयर। इसको हटा दो। इन सबको हटाने के बाद जो भी सैलरी बनेगी उसका 7.5%, 10% या 15% आप चार्ज कर दो, वो आपके लिए बनते। इसके हमारा कोई क्वेश्चन रह रखे थे, वो क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। उससे आगे हम बढ़ गए थे
जिसमें हम लोगों ने फिर करा था परक्यूसिव कि डेफिनेशन का थर्ड और फोर्थ पॉइंट हमने डिस्कस किया था। थर्ड पॉइंट ये बोल रहा था द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट्स और एमिनिटी ईदर एट द प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एट ईदर एट द फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशन रेट ओनली इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड। अगर किसी स्पेसिफाइड एम्प्लॉयड को कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, तो उस केस में जो टैक्सेबल होगा वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के ही पार्ट में टैक्सेबल होगा। अगर कोई ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय की एम्प्लॉयर ने पे करी तो वो टैक्सेबल होगी एम्प्लॉय के हैंड में। उसका एक केस मैंने डिस्कस कर लिया था, जैसे कनेक्शन था गैस वाटर हीटर इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोवाइड करी जा रही है, एम्प्लॉय ने अपने नाम पे ली, अपने आप यूज कर रहा, अब जिम्मेदारी भी उसी की, लेकिन पे किसने करी? एम्प्लॉयर ने। इस केस में क्या हुआ? सेम ये वाला केस जो है ये वाला हुआ कि जिस केस में एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन थी, ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय की थी लेकिन पे करी एम्प्लॉयर ने, तो उस केस में चाहे एम्प्लॉय कोई भी हो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन केस दूसरा हुआ अगर कि एम्प्लॉयर ने के नाम पर कनेक्शन था, यूज करा एम्प्लॉय ने, जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की थी, पे करी एम्प्लॉयर ने, तो उस केस में रूल आएगा ये वाला। उस केस में अगर एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉयड है, अगर एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉयड है, उसी केस में टैक्सेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये केस हम लोगों ने कर लिया था। इसके बाद हम लोगों ने केस किया था अगर मतलब इस केस में अगर कितना वैल्यू क्या ले रहा है, अगर अपनी रिसोर्सेज को यूज कर करके गैस वाटर हीटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जा रही है तो जितना भी कॉस्ट खर्चा आ रहा है उसमें से माइनस कर लो जितना रिकवर किया। अगर अदर एजेंसी से लिया तो जितना रेंट दिया माइनस अमाउंट जितना रिकवर किया। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। डोमेस्टिक सर्वेंट अगर को हायर करके दिया तो उसका भी सेम केस यही था। इसके बाद हम लोगों ने फ्री एजुकेशन पढ़ा था कि फ्री एजुकेशन अगर प्रोवाइड करी जा रही है तो उस केस में अगर अपने एम्प्लॉय को दी जा रही है तो भैया वो तो हम अपने लिए यूज करने के लिए दे रहे हैं, तो इस तरह 100% नॉन टैक्सेबल है। लेकिन एम्प्लॉयज के मेंबर को दी जा रही है तो अगर अपने स्कूल में अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए बोला गया है कि भैया आप अपने बच्चों को या हमारे यहाँ पढ़ा लो, तो उस केस में जितना भी उसके नियर बाय कॉलेज में जो फीस चार्ज करी जा रही है वो आपके लिए आपकी सैलरी में परक्यूट खिलाएगी और टैक्सेबल हो जाएगी। उसमें से अगर आपसे रिकवर किया जा रहा है तो उसे माइनस कर लो। अदर चार्जेस अदर किसी और दूसरी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा है और उसका पेमेंट जो है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है आपके बिहाफ पर और आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपका फैमिली मेंबर कोई पढ़ रहा है, तो उस केस में जितना भी पेमेंट करी जा रही है एम्प्लॉयर अपनी जेब से कर रहा है वो आपके लिए परक्यूट बन जाएगा। अगर कुछ रिकवर किया जाए उसको माइनस कर दिया जाएगा। एक केस हमने कल बोला था किसी ने मुझे, तो वो हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं अगर इफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज मेंटेन एंड ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर ओनर के ओनर का इंस्टीट्यूट है और उसमें पढ़ रहे हैं बच्चे, तब तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इज सिमिलर इंस्टीट्यूट इन अ नियर बाय, जो भी उसका नियर बाय स्कूल है उस जगह पे ही आ जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए अगर इफ फ्री education facility are allowed in any other education institute by the reason of his being an employment of the employer, मतलब मान लीजिए मेरी एम्प्लॉय के जो बच्चे हैं वो किसी स्कूल में पढ़ते हैं, किसी कॉलेज में पढ़ते हैं और उनकी जो फीस है अगर वो 1000 रुपए तक है तब तो वो एग्जेम्प्टेड है। लेकिन अगर उससे ऊपर अगर मैं आपके बिहाफ पे पेमेंट कर रहा हूँ उस स्कूल में तो वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अब आती है बात इसमें कितने बच्चे तक लिमिट है। जैसे एजुकेशन अलाउंसेस में था उसमें 2 बच्चों तक लिमिट था, इसमें कोई बच्चों की लिमिट नहीं है, आप कितने बच्चे पढ़ाओ लेकिन 1000 रुपए तक की लिमिट है। उससे ज्यादा अगर पे कर रहा है एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पर तो वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। किसी और स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है तो अमाउंट जितना भी एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से पे करा वो उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो मैंने ये आपको डिस्कस करके बता ही दिया है ये सब चीज। समझ में आया ये वाली बात? मतलब क्या है कि अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं और अगर उनकी फीस 1000 रुपए से ज्यादा है पर बच्चा, तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है आपके बिहाफ पर वो आपके लिए परक्यूटेड अमाउंट बन जाएगी और आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। 1000 रुपए तक है तो टैक्सेबल नहीं है। ये केस हम लोगों ने कर लिया। समझ में आया? सर ये दोनों के लिए स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड? हाँ ठीक है ना। इसमें देखो इसमें लिख रखा है वेयर एनी अमाउंट इज पेड टू और रिकवर फ्रॉम द एम्प्लॉय और नॉट ऑन दैट अकाउंट। हाँ बिल्कुल दोनों के लिए है। अगर देखो अगर एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और पे करी किसने? एम्प्लॉय ने। ठीक है, एम्प्लॉयर नहीं पे करी तो उस केस में तो वो क्या हो गया? स्पेसिफाइड एम्प्लॉयड के लिए रूल आएगा ये वाला, अदरवाइज ये उसके लिए नॉर्मल बंदे के लिए जो भी एम्प्लॉय होगा। इसके बाद आता है आपका फ्री एंड कंसेशन टिकट। मान लीजिए आप कहीं ट्रैवलिंग, मान लीजिए कोई आपका एम्प्लॉय है वो ट्रैवल कर रहा है, तो मान लीजिए आपके हो सकता है 2 केस हो सकते हैं। एक आपने उसे ट्रैवलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, मान लीजिए आपकी बसें चलती हैं। देखो पहले पढ़ लेते हैं।
देखो दो किस्म की हो सकती है, पहले पढ़ लेते हैं, चलो उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट्स और एमिनिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोविजन बाय एन एम्प्लॉयर who is engaged in the carriage of passenger of goods, ठीक है ना, that to an employee or to any member of his household for personal or private journey free of cost or at concession fare in any conveyance on leased or made available by any other agreement by such employer for the purpose of transport of passenger of or goods shall be taken to be a value at which such benefits or amenity is offered by him employer to the public as reduced by the amount if any paid by the recover from the employee for such benefit or amenity. However, there would be no such purchase to the employees of an airlines or the railway. मतलब क्या है, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर कोई मान लीजिए एम्प्लॉयर है, उसकी बस चलती है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम चलता है, जैसे मान लीजिए मेरी है, मेरी बसें चलती है और उसमें ट्रांसपोर्टेशन का काम चलता है। मैंने अपने एम्प्लॉय को बोला भैया तुम्हें जाना आना होता है, एक काम करो टिकट बना लो और वहां पे जाके बैठ जाना, तुमसे पैसे नहीं लेगा। तो मैं तुम्हें उसे एक बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, उसे एक बेनिफिट मैंने दे दिया कि मैं तुम या तुम्हारे फैमिली मेंबर जो भी जाएंगे उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो वो बेनिफिट जो लिए जा रहे हैं वो आपके लिए परक्यूजिट कहलाएगा। अब वो कितना वैल्यू आपके लिए आपकी सैलरी में जुड़ेगा, जितना उसका फेयर है, जितना उसका फेयर है वो आपकी सैलरी में जुड़ जाएगा। लेकिन अगर केस ये वाला हुआ एयरलाइंस और या रेलवे वालों के लिए हुआ। अब एयरलाइन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एयर होस्टेस होती है, वो यहाँ से वहां ट्रेवल कर रही है, उनकी सैलरी 50,000 रुपए, और जो एयरलाइन से जो ट्रेवल कर रही है उनका जो खर्चा आ रहा है वो मान लीजिए 50 लाख रुपए का खर्चा उन्होंने, मतलब उनको बेनिफिट मिल चुका है क्योंकि इधर से वहां जा रही है, वहां से यहाँ जा रही है। एक से अगर कैलकुलेट करें, मान लीजिए उनकी इनकम तो पूरे साल भर में 5 लाख रुपए की हुई, 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए की तो उन्होंने जर्नी कर ली है इतने अमाउंट की, तो वो भी क्या उसको उनकी सैलरी में जुड़ जाएगा? नहीं, उनकी सैलरी में नहीं जुड़ेगा क्योंकि वो माफ कर दिया गया। मतलब ये चीज उसमें बोल दिया गया कि अगर एयरलाइन सर्विस में आप अगर एम्प्लॉय हो और आपको ये बेनिफिट दिया जा रहा है तब तो आपकी सैलरी में जुड़ेगा नहीं, परक्यूशन नहीं कहलाएगा, या आप रेलवे पे जुड़ रखे हो। तो सिंपल से यहाँ पे बोला गया फ्री या कंसेशन रेट। फ्री मतलब या तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, कंसेशन रेट में दे दिया। अगर अपने वाले में है, अपने उसमें दिया है, ओन्ड है और मेरे उसमें आना जाना कर रहे हो आप, तो उस केस में जितना भी नॉर्मल वैल्यू ऑफ टिकट होगा उसमें से माइनस कर लो, जितना भी मैंने रिकवर किया वो वैल्यू आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। रेलवे और एयरलाइंस में हो तो 100% नॉट टैक्सेबल है। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इसमें। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट है फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं जो एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जा रहे हैं, वो किस किस तरीके के हो सकते हैं। पहला बेनिफिट है कोई यूज ऑफ मूवेबल एसेट। कोई मूवेबल एसेट आपको यूज करने के लिए दे दी, मान लीजिए आपको बोल दिया कि भाई एम्प्लॉयर ने बोला एक काम करो ये हमारा लैपटॉप है इसका इस्तेमाल कर लो, हमारा एक काम करो एक हमारा ये फ्रिज है हमारा इस्तेमाल कर लो, हमारा क्या नाम हमारा ये कंप्यूटर से इस्तेमाल कर लो, ठीक है ना। कार नहीं लेंगे, बस इसमें कार को छोड़ करके जितनी भी मूवेबल एसेट है, हमारा फर्नीचर है लो आप इस्तेमाल कर लो। तो ये सब चीजें अगर आपको इस्तेमाल करने के लिए आपका एम्प्लॉयर दे रहा है तो वो आपको एक ऐसा बेनिफिट दे रहा है, तो उसकी कितनी वैल्यू आपको में टैक्सेबल होगी। हो सकता है देखो यूज करने के लिए दे रहा हूँ। दूसरा पॉइंट है ट्रांसफर। हो सकता है आपको ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर मतलब सेल ही कर दिया, एक काम करो यार ये लैपटॉप रख लो 2,000 रुपए दे देना बस, तो ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना। या आपको एक काम करा, आपको फर्नीचर दे दिया या आपको एक कोई भी चीज दे दी जो मूवेबल एसेट है, तो वो चीज ट्रांसफर कर दी, तो वो आपकी सैलरी में कितना जुड़ेगा। आपके लिए कोई लोन, मान लीजिए आपको कोई लोन प्रोवाइड करा, उस लोन की जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट रेट आपके लिए माफ कर दिया गया या फ्री ऑफ कंसेशन दे दिया। मान लीजिए कोई एसबीआई का वो लोन था जो हमने आपको दिया कि भाई हमसे लोन ले लो, हमारी कंपनी ऑफर कर दिया, एम्प्लॉयर बोल रहा है कि लोन ले लो, वहां से 12% मिलता है, हम आपको 8% में दे देंगे, तो 4% का फायदा हो गया। तो जो फायदा हो रहा है, इनकाइंड बेनिफिट दे दिया, तो वो भी तो आपके लिए सैलरी हो गई। तो वो क्या होगा, या हो सकता है 0% पे लोन दे दिया आपको, तो ये सब चीजें भी देखेंगे। क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस आपके पे करे जा रहे हैं, क्लब मेंबरशिप एक्सपेंसेस आपके पे करे जा रहे हैं, तो वो भी आपके लिए बेनिफिट है, लेकिन कितना वैल्यू आपके में जुड़ेगी। गिफ्ट अगर आपको कोई दिया, फ्री लंच दिया, तो उस केस में पहला देते हैं यूजेज ऑफ मूवेबल एसेट। यूजेज ऑफ मूवेबल एसेट्स क्या हुई, मतलब यूजेज ऑफ मूवेबल एसेट मतलब जैसे मान लीजिए आपको बोला आपके एम्प्लॉयर ने कि भैया लो ये लैपटॉप लो और ये से इस्तेमाल कर लो, और या आपको कोई फर्नीचर दे दिया या फ्रिज लगा दिया, आपके घर में फ्रिज रख दिया, या आपको कोई भी अप्लायंसेस दे दिए, कोई ऐसी चीजें दे दी जो मूवेबल है और आप उसे इस्तेमाल कर रहे हो है कंपनी की, तो उसका कितना पार्ट आपकी सैलरी में जुड़ेगा? 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। जो भी उस चीज की 10% कॉस्ट होगी वो आपकी सैलरी में जुड़ जाएगी एज अ परक्यूसिट। लेकिन अगर आपसे कुछ रिकवर किया जा रहा है उसके बिहाफ पर, तो वो वाली माइनस कर लो।
उसे माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपके लिए परक्यूशन बन जाएगी। लेकिन अगर आपको लैपटॉप, कंप्यूटर वो दिया जा रहा है, तो भाई देखो ऐसा होता है ना, मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर है, मैं हूँ, मैंने आपको बोला कि देखो एक काम करो यार, तुम ना यहाँ पे काम करते हो, एक काम करो ये लैपटॉप ना घर ले जा ले करो। तो जब घर लेके जाओगे तो ऑफिस का काम भी तो उसी में करोगे, तो इसीलिए तो दे रहा हूँ मैं, उस मोटिव से दे तो रहा हूँ, आपके पर्सनल इस्तेमाल के लिए कोई ना दे रहा हूँ ये सब चीजें। आप इस्तेमाल करोगे, लेकिन मेरा मकसद ये है कि यहाँ पे तुम बोलते हो कि सर 7 घंटे में काम ही नहीं हो पाता, तो एक काम करो, चलो इसे ले जा लो लैपटॉप को, तुम्हारे पास ही रहेगा, जो काम होता है पेंडिंग घर से भी कर लेना। तो अगर मैंने ऐसे यूज करने के लिए दिया है लैपटॉप या कंप्यूटर, तो वो आपके लिए परक्यूसिट नहीं खिलाएगा, मतलब एम्प्लॉय की हैंड में परक्यूसिट नहीं होगा, फिर वो टैक्सेबल नहीं होगा। उसके अलावा कोई और मूवेबल एसेट दिया है तो वो उसका 10% माइनस कर लो, जितना रिकवर्ड फ्रॉम हिम, फ्रॉम द एम्प्लॉय, जो भी वैल्यू आएगी वो आपके लिए परक्यूसिट हो जाएगी। ट्रांसफर, मान लीजिए आपको सेल ही कर दी, तो उस केस में क्या होगा? सेल करने का केस अभी हम लोग करते हैं, डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, उससे पहले हम बात करेंगे इंटरेस्ट भी, अभी बाद में बात करेंगे, क्रेडिट कार्ड ये सबसे लास्ट में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले करते हैं क्लब मेंबरशिप एक्सपेंसिव। मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने बोला एक काम करो भाई, तुम चाहते हो, जैसे क्लब का नाम आता है तो एकदम ध्यान आता है ना कि यार कोई पार्टी वगैरह है उसमें, जैसे किटी पार्टी वगैरह होती है गर्ल्स के लिए, ठीक है ना, और बॉयज के लिए होता है, कोई भी क्लब में मेंबरशिप करवा दी, किसी भी जगह पे मेंबरशिप करवा दी। उस केस में अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को दिया जा रहा है कोई फैसिलिटी की, भाई चलो तुम्हारी ये क्लब मेंबरशिप हम पे कर देंगे, तो हमने तो आपको बेनिफिट दे दिया ना, तो वो आपकी सैलरी में जुड़ेगा। लेकिन कुछ कुछ क्लब मेंबर होते हैं, कुछ मेंबरशिप होती है कॉर्पोरेट मेंबरशिप। कॉर्पोरेट मतलब जैसे मान लीजिए हमने सारे एम्प्लॉय को बोला चलो एक काम करो, तुम्हें ना तुम हेल्थ क्लब में चले जाओ, या स्पोर्ट्स क्लब में उनका ना वो कर दिया कि भाई आप जाओ, हम आपकी पेमेंट करेंगे। तो एक सबको ना नॉलेज की वजह से भेजा जा रहा है उस जगह पे कि वहां पे जाएंगे, कुछ नॉलेज सीख के लाएंगे और हमारे में इस्तेमाल करेंगे, या फिटनेस के लिए भेजा जा रहा है। तो सभी को एक तरीके से देखा जा रहा है। अगर सबको एक तरीके से देख करके सबको भेजा जा रहा है, तब तो वो उनकी सैलरी में परक्यूशन नहीं होगा, नॉट टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को दिया जा रहा है कोई बेनिफिट कि भैया तुम्हारी मेंबरशिप की फीस हम पे कर देंगे, तो उस केस में तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गिफ्ट। अगर मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर आता है और आपके एम्प्लॉयर कोई जैसे शादी हुई, बर्थडे पार्टी हुई, कोई भी फंक्शन हुआ, उसमें आया, उसने पैसे, उसने आपको कोई भी गिफ्ट दे दिया, कोई पैसे कोई भी बेनिफिट दे दिया, उस केस में अगर उसने पूरे साल भर में टोटल मिला करके 5,000 रुपए तक का गिफ्ट दिया है तो कोई बात नहीं। 5,000 से ऊपर दिया है तो आपकी सैलरी में वो जुड़ जाएगा और आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा। मतलब अगर एम्प्लॉयर ने आपको पूरे साल भर में 5,000 रुपए तक का बेनिफिट दिया है तो कोई बात नहीं, उससे ऊपर दिया तो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। इसके बाद है आपका फ्री लंच। मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर बोलता है कि एक काम करो यार, हमारे यहाँ आकर के ये लंच कर लेना तुम, ठीक है ना, और आपको पैसे देने की जरूरत नहीं, हमारी डाइनिंग हॉल है उसमें जाके खाना खा ले करो, कोई दिक्कत नहीं है, कैंटीन है, कैंटीन में खाना खा ले करो, हम पेमेंट अपना आप कर देंगे। उस केस में बोला गया है, देखो अलग अलग चीजें होती है। लंच की बात बोली जा रही है तो लंच के लिए बोला जा रहा है कि अगर लंच वो 50 रुपए तक का है, अब तो 50 रुपए तक का है, तब तो कोई बात नहीं। उससे ऊपर है तो वो आपकी सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा, जितना भी ऊपर जाएगा। अब बात आती है लंच में, तो इसका मतलब ब्रेकफास्ट भी टैक्सेबल होगा? नहीं, ब्रेकफास्ट की बात नहीं करेंगे तो ब्रेकफास्ट टैक्सेबल नहीं होगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रंच दे दिया जाता है। ब्रंच क्या होता है? ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का, 11 बजे जो खाना खाया जाता है, 11-12 बजे खा लेते हैं, जो उस टाइम जो खाना खाया जा रहा है उसे ब्रंच बोलते हैं। तो हमने लंच की बात करें तो ब्रंच भी हमारा एग्जेम्प्टेड है। अगर उसको उसको फ्री दिया जा रहा है तो आपकी सैलरी में नहीं जुड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर डिनर डिनर का केस है तो डिनर का बेसिकली कब दिया जाएगा? जब आपकी नाइट शिफ्ट होगी। अगर नाइट शिफ्ट किसी की है तो इसका मतलब है उसके लिए वो लंच ही बन गया, क्योंकि वो वर्किंग आवर में वही मिल रहा है। तो उस केस में भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब डिनर और लंच दोनों ही आपके टैक्सेबल होते हैं। अगर 50 रुपए तक है तो कोई बात नहीं, उससे ऊपर हो गए तो टैक्सेबल। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो वर्किंग आवर्स में होने चाहिए। मतलब जो भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड दी गई है वो आपकी वर्किंग आवर्स में होनी चाहिए, तभी वो आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट था जिससे ट्रांसफर, अभी हम बात कर रहे थे ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। अगर कोई एसेट को हमने ट्रांसफर कर दिया तो उस केस में हम वैल्यू कैसे निकालेंगे कि कितना वैल्यू टैक्सेबल होगा? जैसे मान लीजिए मेरे पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, मैंने अपने एम्प्लॉय को बोला एक काम करो यार, तुम ये रखो और इतने पैसे मुझे दे दो बस। तो अब कितनी वैल्यू उसकी सैलरी में ऐड होगी? जितने पैसे उसने मुझे, मतलब जो भी बेनिफिट मैंने उसे कितने तक का बेनिफिट दिया, वो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे? एक एग्जांपल समझते हैं, उससे पहले मैं एक बात आता हूँ। इसमें आपको ध्यान रखना है 50%, मतलब कंप्यूटर, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अगर कोई होते हैं तो उसमें 50% तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो जब से आपने खरीदी थी, और अब जब ट्रांसफर कर रहे हो तब तक का डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस कर लो। जो वैल्यू निकल कर आएगी और जितने वैल्यू में आपने उसे दिया, अगर उसने आपने बेनिफिट दिया है
तो उसमें से जितना बेनिफिट दिया वो परक्यूसिट बन जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो टैक्सेबल होगा। जैसे एग्जांपल दिया हमने कि एक एसेट हमने खरीदी, मान लीजिए एक कंप्यूटर था, वो हमने खरीदा था 50,000 का। कब खरीदा था? 1/1/16 को। ट्रांसफर करा हमने उसे, मतलब हमने अपने एम्प्लॉय को दे दिया 15, 12, 20 को 3000 का, 3000 का दे दिया। तो अगर मैं 1 जनवरी 16 से जोड़ू तो 16 पूरा हो गया, 17 पूरा हो गया, 18 पूरा हो गया, 19 पूरा हो गया, लेकिन 20 पूरा नहीं हुआ था। तो कंप्लीटेड ईयर को ही काउंट करेंगे, इनकम्प्लीट ईयर को काउंट नहीं करेंगे। तो 4 साल हमारे हो गए, तो 4 साल का डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू से निकाला। 50,000 का पहले साल 25 साल निकला, जिसमें हमारा वैल्यू आ गई 25,000 रुपए की। सेकंड ईयर हमने फिर 12,500 माइनस कर लिया रिटर्न डाउन वैल्यू की, तो हमारी थर्ड वैल्यू आ रही 12,500 की। फिर थर्ड ईयर हमने ट्रांसफर करा, माइनस करा, फिर फोर्थ ईयर माइनस करा। फाइनली हमने देखा जिस दिन हमने ट्रांसफर करा था उसकी वैल्यू थी 3,125 रुपए की, लेकिन हमने उसे ट्रांसफर कितने करी? 3,000 रुपए की। तो हमने कोई बेनिफिट को ना दिया उसे, भाई चीज ज्यादा की थी, हमने उसे कम कर दे, तो वो क्या होगा हमारे लिए? उसके लिए टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने उसे कुछ बेनिफिट दिया ही नहीं। तो अगर अगर हम उसे ट्रांसफर करते 1,000 रुपए का, मान लीजिए वो ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग उसे 1,000 रुपए का, तो उसके लिए बेनिफिट था 2,125 रुपए का, जो कि उसकी सैलरी में ऐड हो जाता, जो कि उसकी सैलरी में टैक्सेबल हो जाता, क्योंकि उसे बेनिफिट हो गया अब 2,125 रुपए का। तो ये वाली वैल्यू हमारी ऐसे निकल के आ जाएगी। अब इस वाले केस में भी ऐसे हो रहा है, जैसे 3,125 रुपए की थी, लेकिन हमने उसे दी कितने की है? 3,000 रुपए की दी है, तो हमने 125 रुपए कम दे दिया ना उसे, तो 125 रुपए उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? एग्जाम्पल समझ में आया? 125 टैक्सेबल होगा। बिल्कुल। अगर हमने जैसे कोई देखो 3,000 रुपए की दी है, हमने 3,000 का उसे दिया, और हमारी कॉस्ट कितने की आ रही है? 3,125 रुपए की आ रही है, 3,125 रुपए की आ रही है। तो उस केस में हमने उसे 125 रुपए का बेनिफिट दे दिया, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। और 1,000 रुपए का अगर बेचते तो 2,125 में टैक्सेबल हो जाते। यहाँ पे मैंने नॉन टैक्सेबल लिखा है, यहाँ पे लिख लेना। इसके बाद है कार। अगर मैंने किसी को बोला कि भाई ये कार है, मैंने अपने ऑफिस के बंदे को बोला तुम ये कार रखो, तुम अपने पास रख लो इसे, और मुझसे कुछ पैसे दे देना, तो सेम उसी में भी 20% तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहो रिटर्न वैल्यू से। जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपके उससे कंपेयर कर लो, और जो वैल्यू एक्स्ट्रा आपने दिया उसके ऊपर वो आपके लिए परचेज बन जाएगी एज एम्प्लॉय के लिए। अगर अदर एम्प्लॉइज पे आ रहा है, अदर्स में आ रहा है, मतलब अगर कार, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक की बात आ रही है तो 50% रिटर्न वैल्यू से, कार उसकी बात आ रही है तो दिस, ये आएगा एसएलएम मेथड से। अच्छा गलत हो रखा है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ये हमारा आएगा एसएलएम, ये हमारा एसएलएम मेथड से आएगा कि 10% पर एनम एसएलएम मेथड से अगर हमने किसी को, मतलब कोई भी चीज इसके अलावा दी है, तो वो सब चीज हमारी कहाँ आएंगी? इसमें आएगी। जैसे कोई फ्रिज है, अच्छा मुझे पहले बताओ फ्रिज कहाँ आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में या अदर्स में? एक चीज ध्यान रखना, कंप्यूटर और लैपटॉप से कनेक्टेड जो चीजें होंगी वही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कहलाएंगी। जैसे हार्ड डिस्क दे दी, पेन ड्राइव दे दी, ठीक है ना, सीडी ड्राइव दे दिया, या राइटर दे दिया, कुछ इस तरीके की चीजें अगर दे रहे हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, तो वो तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में आ जाएगा। या मोबाइल दे दिया जो कंप्यूटर लैपटॉप से कनेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा जैसे फ्रिज, कूलर, ये सब चीजें दे दी, वो सब चीजें आएंगी अदर्स में। तो अगर फ्रिज किसी ने, हमने जैसे परचेज करा 50,000 रुपए का, ट्रांसफर करा उसे हमने 3,000 रुपए का इस तारीख को, तो 2016 से अगर काउंट करें तो 2016 पूरा रह गया, 17 हो गया, 18 हो गया, एक एक दिन काउंट करना पड़ेगा। 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। अब जैसे मैं बात करूंगा तो 11/4/2016 को 4 साल हो जाएंगे। तो 4 साल होने के बाद ये वाला साल तो कंप्लीट हुआ नहीं, तो इसलिए कंप्लीटेड ये हमारे 4 साल हुए थे। एक साल अब इसमें एसएलएम मेथड निकालना है, तो 50,000 का 10% कितना हुआ? 5,000। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4 20,000, तो 20,000 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। 50,000 माइनस 20,000 27,000 रुपए। तो परचेज वैल्यू कितनी अब हमारी, मतलब वैल्यू कितनी आ गई? ट्रांसफर जिस दिन हमने करा उस दिन उस फ्रिज की वैल्यू थी 30,000 रुपए की, लेकिन हमने कितने का करा? 3,000 का। तो इसका मतलब है 27,000 का बेनिफिट हो गया किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए, तो वो उसकी सैलरी में जुड़ जाएगा। इस तरीके से हमें परक्यूसिट की वैल्यू निकालनी है। ये समझ में आया? हेलो, समझ में आया ये? यस सर। ठीक है। इसके बाद 2 पॉइंट और है, ये सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ, इसके बारे में डिटेलिंग हम कल बताएंगे, क्योंकि इसका चार्ट बनाना है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा कल। अभी मैं सिर्फ इसका रीड आउट कर रहा हूँ, आप इसे सुन लो। इंटरेस्ट फ्री और कंसेशन लोन, अगर एम्प्लॉयर ने इंटरेस्ट फ्री कोई भी लोन दिया है या कंसेशन रेट में दिया है, तो उस केस में वैल्यू ऑफ परक्यूसिट क्या होगी?
the value of the benefit to the SSC resulting from the provision of interest-free or concession loan for any purpose made available to the employee or any member of his household during the relevant previous year by the employer or any person on his behalf shall be determined as the same equal to this interest computed at the rate charged by annual by the State Bank of India as on the first day of the relevant previous year in respect of loan for the same purpose advanced by its on the maximum outstanding monthly balance as reduced by the interest if any actual paid by him or any such member of his household. Maximum outstanding monthly balance means the aggregate outstanding balance for each loan as on the last day of each month. However, no values would be charged if such loans are made available for the medical treatment in respect of the prescribed diseases like cancer, tuberculosis, etc., or where the amount of the loan are not exceeding in the aggregate of 20,000. Further, where the benefit related to the loan made available for the medical treatment referred to above, the exemption so provided shall not apply to so much of the loan as has been reimbursed to the employee under any medical insurance schemes. ये सारी चीजें हैं हमारे इसके इंटरेस्ट के बारे में बात की गई है. इसके बारे में मैं तुम्हें डिटेल स्टडी जो होगी वो हमें कल बताएंगे. एक और चीज मैं बता देता हूँ, कोई एक चीज और थी, फ्री और कंसेशन फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेज. अगर ये प्रोवाइड करे जा रहे हैं, मान लीजिए आपको बोला गया कि आप जाकर के फूड वहां पे खाना खा सकते हो या अल्कोहल पीकर और अल्कोहल को छोड़ करके कोई और बेवरेज आप ले सकते हो, तो उस केस में आपका एक केस ये भी होता है. द वैल्यू ऑफ फ्री food or non-alcoholic beverage provided by the employer to an employee shall be the amount of expenditure incurred by the such employer. The amount so determined shall be reduced by the amount, if any, paid or required from the employee of such benefit to employee. मतलब ये बोला है कि अगर कोई भी प्रोवाइड कर रहा है, जो भी खर्चा उसने किया है वो चीज, और अगर कुछ रिकवर किया उसे माइनस कर लो. तो सिंपल सा है. How is the following food not be treated as purchasing? मतलब ये वाला फूड अगर दिया तो purchasing नहीं कहलाएगा. Free food and non-alcoholic beverage provided by such employers during working hours at office or business premises or through paid voucher which are not transferable and usable only at eating joints to the extent the value therefore either such case does not exceed 50 rupees per meal. Tea or snacks provided during working hours, free food or non-alcoholic beverage should during such देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये हमने पढ़ लिया है, ये लंच की बात ही कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो मैंने बताया था तुम लोगों को कि अगर नॉन बेवरेज या फूड फ्री फूड या नॉन अल्कोहलिक बेवरेज अगर दिया जा रहा है तो जितना भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे कर रहा है, जिस जो भी उसके यहाँ पे पे कर रहा है, वो पूरा पूरा उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा. लेकिन उसमें से अगर रिकवर किया तो माइनस कर लेंगे. लेकिन अगर जैसे मान लीजिए ऑफिस में होता है, अब ऑफिस में होता है शाम को समोसे मंगा लिए और बोला चलो भाई तुम लोग खा लो, तो ये भी तो एम्प्लॉयर अपनी जेब से खर्चा कर रहा है, तो क्या वो भी जुड़ेगा? नहीं, वो नहीं जुड़ेगा. वर्किंग आवर्स में अगर कुछ चीज मंगाई जा रही है प्रीमिसेस में तो वो नहीं जुड़ेगी. ठीक है ना. थ्रू पेड ये सब चीजें नहीं जुड़ेगी. इनको छोड़ करके मैंने आपको बता ही दिया था वो सब चीज. क्लियर है? तो ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है. इसके बाद की चीजें हम लोग कल करेंगे और इसको और डिटेल में पढ़ेंगे. अब हमारे न्यूमेरिकल्स में स्टार्ट हो जाएंगे जो सैलरी से रिलेटेड होंगे. तो सारी चीजें